अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने हमारे दोस्त डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर। और आज हम सर बात करेंगे पीएम मोदी की एक बार फिर। और तो पीएम मोदी जी वो यूके जा रहे हैं और उन्होंने कोई डील साइन करनी है यूके के साथ, उस बारे में आप थोड़ा हमें बताएंगे, हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं। देखिए, आई गेस ऐतिहासिक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और यूके के बीच में, फाइनलाइज हो गया। आपको पता है कि ब्रेग्जिट के बाद से जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ टैरिफ हैं या दूसरे जो एप्लीकेबल लॉस है वो काफ़ी चेंज हो गए, क्योंकि जो हमारा ईयू के साथ लीगल रिलेशनशिप था वो सेवर हो गया बिकॉज ऑफ द ब्रेग्जिट। तो फिर हमें यूके के साथ नए तरीके से पूरे टैरिफ रेट्स और रेगुलेशंस और लॉज को रीनेगोशिएट करना पड़ा। तो इट्स अ हैप्पी न्यूज़ कि यूके के साथ हमारा एफटीए जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो फाइनलाइज हो गया। आई गेस जो मेजर उसमें फीचर्स होंगे वो इंडिया का इंटरेस्ट है। जैसे हमारा आईटी सॉफ्टवेयर है, तो वी वुड लाइक कि वो सर्विसेज हमको ज़्यादा एक्सेस मिले। हमारा फार्मास्यूटिकल है, तो हम चाहेंगे कि जो टैरिफ है, बिकॉज फ्री ट्रेड का सबसे बड़ा बात ये होता है, जैसे अब इंडिया में आप कहीं भी जाएं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आपको वो नहीं लगता है, क्या नाम है, टैक्स नहीं लगता आपको कोई, अपार्ट फ्रॉम जो इंटरनल टैक्स है, कोई टैरिफ नहीं लगता। टैक्सेशन तो खैर दूसरी चीज हो गई, बट टैरिफ ऐसे आप नहीं देते हैं। टैरिफ इज एसेंशियली कस्टम्स पे, जब आपके शोर्स पे, आपके बाउंड्री पे कोई प्रॉपर्टी आती है, तो वो प्रॉपर्टी या सॉरी जो गुड्स आता है, सर्विसेज आता है, बिजनेस आता है, और जो चीजें आती हैं उनके ऊपर तो जो जो ये चीजें होती हैं ना, इनके लिए ये आपको टैरिफ लगता है, क्योंकि स्टेट्स चाहते हैं कि उनकी जो इंटरनल बिजनेस है उसको किसी तरीके का हार्म ना हो। क्योंकि कई दुनिया में ऐसे देश हैं जो हाईली डेवलप्ड हैं, वो कैपिटल एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, वो बहुत बड़ी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत ज़्यादा है, उनकी दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जो कि उनको एक हाई इंडस्ट्रियल कंट्री बनाती है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए स्टेट्स अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं बाई रेजिंग अ हाई बैरियर ऑफ टेरिफ, ताकि जो गुड्स है वो जब कंट्री में आए तो उसकी जो कॉस्ट है वो और बढ़ जाए, या उसका जो कंपटीशन है मार्केट में वो कहीं किसी तरीके से एडवर्सली इम्पैक्ट ना करे लोकल गुड्स को। इस तरीके के बहुत से रूल्स होते हैं। एमएफएन का कॉन्सेप्ट होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो बॉटम लाइन ये है कि जब आप एफटीए बायलैटरल टीटी कर रहे हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया कि 3 चीजें देखी जाएंगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी में इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस इन बोथ द कंट्रीज, यूके में इंडिया और इंडिया में यूके के जो इन्वेस्टर्स आएंगे उनका प्रोटेक्शन। फिर लोअर टैरिफ बैरियर्स, मोर एक्सेस टू द मार्केट, और प्रोटेक्शन टू सर्टेन बिजनेसेस जो दोनों कंट्रीज चाहेंगी कि उनके अपना लोकल जो है वो वैसे ही रहे। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर जैसे हमने पहले भी हमने एक आध बार बात की है कि मोदी जी के आने के बाद, यानी कि पहले भी ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस में भारत किसी तरीके से पीछे था, लेकिन आपको लगता है कि इस वक्त पीएम मोदी जो है वो बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। टैरिफ कई जगह से, अमेरिका की तरफ से भी जो बात की गई, तो वहां पर भी उन्होंने कोशिश की कि टैरिफ वाला मामला जो है वो उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया जाए। तो आपको लगता है कि क्योंकि हमारे यहाँ एक इम्प्रेशन ये है कि मोदी जी क्योंकि गुजरात से, और गुजरात के लोग जो हैं वो बिजनेस वगैरह में काफी उनको समझ है, तो आपको लगता है कि ये चीज फायदा दे रही है आपको? देखिए, जब आप गवर्नमेंट का, व्हाई डू वी हैव गवर्नमेंट्स ना, गवर्नमेंट्स का और काम क्या है? फैसिलिटेट करना बिजनेस को, फैसिलिटेट करना इन्वेस्टर्स को, ये सब गवर्नमेंट्स आपस में रूल बनाती है। इन्वेस्टमेंट तो प्राइवेट पार्टीज करेंगी ना, बट उन दोनों के बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, किसी भी तरीके का कोई कंट्री ये ना फील करे कि हमारे साथ जाती हो गई। तो इन चीजों को देखते हुए ये जो गवर्नमेंट्स हैं, ये ऐसे ऐसे जो अटेम्प्ट्स करती हैं कि दोनों देशों, जो 2 देश हैं, उनके बीच में बिजनेस ट्रांजैक्शन बढ़े, उनके बीच में बिजनेस ट्रांजैक्शन न सिर्फ बढ़े बल्कि बिजनेस का जो ओवरऑल वो है वो सब भी इम्प्रूव हो। तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का ये जो वो है ना, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
जी। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट्स का तो पर्पस ही यही है ना। आप आईआर होता क्या, इंटरनेशनल रिलेशंस होता क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन एसेंशियली होता है आपका प्रमोट करना किसी भी तरीके के बिजनेसेस को। जो अगर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उनके साथ आप देखिए एक बहुत लंबा चौड़ा अंतराज जाता है, जिसमें कि बिजनेस लीडर्स होते हैं, दूसरे इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो लोग जाते हैं। तो इट्स वन ऑफ द टास्क ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर कि बिजनेसेस या जो कमर्शियल रिलेशनशिप है उसको बढ़ावा मिले, और उसमें एफटीए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सारी कंट्रीज तो एक समान नहीं हो सकती ना, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है उनकी रिक्वायरमेंट कुछ दूसरी है, लेकिन अब जो इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलप्ड कंट्रीज हैं यूके की तरह, उनकी और इंडिया के रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट दूसरी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप देखें इंडियन एफटीए को अगर आप ध्यान से दें तो जो की ऑब्जेक्टिव्स है इस बार इनके एफटीए का, उसमें है नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया, टैरिफ रिडक्शन। तो अब इंडिया और दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग है। जैसे यूके चाहता है कि ऑटोमोबाइल्स में जो यूके ऑटोमोबाइल है या टेक्सटाइल है यूके की या स्कॉच विस्की है, वो जो है इंडिया में आए और उस पर टैरिफ कम लगे या जीरो हो जाए टैरिफ, ठीक है ना। इंडिया चाहता है कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल्स है और इंडिया की जो आईटी सर्विसेज हैं वो अगर यूके में जा रही हैं तो वहां पे टैरिफ ना लगे या रिड्यूस हो जाए। सर्विस ट्रेड में है, लीगल, फाइनेंशियल, आईटी, एजुकेशन, ये सब चीजें हैं जो कि इंडिया चाहता है कि जो इंडियन सर्विस है उसको उसको ये इम्पेटस प्रोवाइड करेंगे। तो इनके बीच में जो है इस मार्केट को हम और बड़ा बनाएं ताकि हम ब्रिटिश मार्केट को एक्सेस कर सके, उसी तरीके से ब्रिटेन जो है हमारा मार्केट एक्सेस करे। लेकिन चूंकि फाइनेंशियल, आईटी एंड एजुकेशन, इसमें हमारी जैसे एजुकेशन में हमारे बच्चे वहां ज्यादा पढ़ने जाते हैं, लेकिन आईटी में और फाइनेंशियल सेक्टर्स में हमारी जो सर्विस इंडस्ट्रीज है वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो हमारा इंटरेस्ट है कि वहां पे हमको उनकी मार्केट का एक्सेस मिले, उनको किसी तरीके का प्रोटेक्शन ना मिले। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन है, ठीक है ना, कि अब बीआईटी हो, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, उनके साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर ना हो, वो है। रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स अलाइनमेंट है कि आपके यहाँ पे जैसा लॉ है वैसा ही लॉ हमारे यहाँ पे। ये नहीं कि आपका लॉ कुछ और कह रहा है, मेरा लॉ कुछ और कह रहा है, तो यहाँ का बिजनेस है वो एक तरीके के लीगल एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करने का आती है, जबकि वो दूसरे तरीके के जब वो लॉज में जा रहा है दूसरी कंट्रीज में तो वो दूसरे तरीके का लॉ जो है वो उसको फेस लेकिन सर इसके लिए बिजनेस के लिए या किसी किस्म की भी जो ट्रेड डील की जा रही है उसके लिए आपके ख्याल से किसी कंट्री के अंदर जो है वो अमन होना, या किसी कंट्री के जो कह लीजिए कि अंदर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो, जैसे कभी यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर लेकर आप लोग आ रहे हैं, कभी चाइना को आप लोग आंखें दिखा रहे हैं, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है? इसलिए कि अगर आप यही लड़ाई झगड़ा चलता रहा तो आपके ख्याल से कितने लोग आएंगे बिजनेस करने भारत से? बिजनेस कई तरीके का होता है, बिजनेस नहीं रुकता लड़ाई झगड़े मारपीट से। अब ये अच्छा। तो जमाना हो चुका है ना, और भारत तो कोई लड़ाई लड़ नहीं गया ना। बात क्योंकि सर ये मैं आपकी बात करती हूँ सर, मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि हमारे यहाँ जैसे टीटीपी के टैक्स चल रहे हैं, हमारे यहाँ बीएलए वाले मारकुटाई कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ अगर कोई बिजनेस के लिए आना चाहेगा तो वो रुक जाएगा, तो वो कहेगा भाई यहाँ तो अजीब हंगामा है। तो यही चीज आपके यहाँ अगर हो रही है तो आपके ख्याल से लोग आएंगे? कंपैरिजन जो है ना वो ऑरेंज एंड एप्पल का है। आपका जो टेररिज्म है वो मोस्टली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, सेक्टेरियन है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है, कोई सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो वो कश्मीर तक था, उसको वी हैव हैंडल्ड इट। अब सर कश्मीरी मणिपुर में भी तो कुछ हंगामा चलता रहता है, मैं अक्सर वो सुनती देखिए, हूँ। ऐसे तो यूएस में अभी इमिग्रेंट्स को लेकर के लड़ाई झगड़ा रॉयट हो रहा है। अभी पूरा यूके जला दिया था, वो जो लोगों ने शरिया के अगेंस्ट में विरोध किया था और मस्जिदों में आग लगा दी थी। तो ये तो चलता ही रहेगा। दीज आर द रॉयट्स। ये पीस जो है, परपेचुअल पीस में कोई बाधा नहीं है। मगर अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखें ना कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है आपका पीस का कि भाई आपको पता नहीं है कब चाइनीज को उड़ा दे रहे हैं, कब किसी को उड़ा दे रहे हैं। जब गवर्नमेंट का कंट्रोल एक टेरिटरी पे कम हो जाए और नॉन स्टेट एक्टर्स का कंट्रोल उस टेरिटरी पे ज्यादा हो जाए, इसको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की भाषा में कहते हैं इंटरनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। यदि आप जिनेवा कन्वेंशन का एडिशनल प्रोटोकॉल 2 पढ़ेंगी ना, जिनेवा कन्वेंशन जो कि जिसको कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहते हैं, उसके एडिशनल प्रोटोकॉल 2 के आर्टिकल 1 में ये डेफिनेशन दिया हुआ है कि इंटरनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट किसको कहते हैं। तो जो पाकिस्तान में है
वो सिचुएशन भारत में, यूके में या यूएस में नहीं है। थोड़े बहुत पीस और या पीस ब्रीच या रॉयटिंग टाइप की सिचुएशन की लॉ एंड ऑर्डर की हो सकती है, बट वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर का, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम यहाँ है और उसको आप आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कहें अगर, तो उसके बीच में काफी बड़ा थ्रेशोल्ड होता है। तो इंडिया में कोई ऐसा टेरिटरी नहीं है जो इंडियन गवर्नमेंट के रिट के बाहर है। तो फ्लेयर अप हो सकते हैं, कहीं किसी ने बम मार दिया, कहीं किसी ने कुछ रॉयट कर दिया, वो ठीक है, एक दो दिन में वो क्वेल हो जाता है। ऐसा कोई टेरिटरी इंडिया का नहीं है विच इज आउटसाइड इंडियन कंट्रोल। पाकिस्तान की समस्या ये है कि देयर आर पॉकेट्स इन दैट पाकिस्तान जो उनके कंट्रोल में नहीं है। मिलिट्री कंटिन्यूअसली एक्शंस कर रही है, जैसे जरबे हज़्ब चला, फिर उसके बाद फितना उल फसाद करके था वो चला, उसके बाद जो है रद्दुल फसाद, उसके बाद अब देखिए ये चल रहा है, क्या नाम है, बदर। तो ये चलता ही जा रहा है। गवर्नमेंट आर्मी की अगर आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं इंटरनल अपने लोगों से कर लड़ने के लिए, तो दैट मीन्स यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट। आप उसको टेररिज्म कह रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को उसको टेररिज्म कहना चाहिए, क्योंकि जिस कॉज को पाकिस्तान एक्सटर्नली सपोर्ट करता है उसी कॉज के लिए अगर लोग इंटरनली उनसे लड़ रहे हैं, तो वो टेररिज्म कैसे हो गया? वो तो फिर फ्रीडम मूवमेंट हो गया। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो चल रहा है वो मूवमेंट ऑफ फ्रीडम है। लोग चाहते हैं कि वो एक तरीके के लीगल सिस्टम के तहत अपनी जिंदगी को गुजर बसर करे, वो उनको मिलना चाहिए। तो बट आई थिंक कि कंपैरिजन बनता नहीं है आरजू जी। अफगानिस्तान और भारत में बहुत अंतर है, पाकिस्तान और भारत में बहुत अंतर है, अमेरिका और भारत में बहुत अंतर है। हमारी जो गणना होती है आज की डेट में वो डेवलप्ड कंट्री में होती है। वी आर ऑन द लिस्ट ऑफ लाइक सेम एज यूके वेस्ट। और ये है हमारी अगर पॉपुलेशन आप आधी कर दीजिए, खाली 70 करोड़ कर दीजिए, इंडिया इज ऑलरेडी अ डेवलप्ड कंट्री। इंडिया का अगर आपको नहीं पता पर कैपिटा इनकम अगर मैं देखूं इंडिया में कितना चल रहा है अभी, तो आपको जान करके हैरानी होगी कि आज की डेट में इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो ऑफ इंडिया देखते हैं $10,000 है, $10,000 पीपीपी के रेट से। और ये मैं आपको 2023 का बता रहा हूँ, $10,000। तो आपके ख्याल से सर भारत में किसी को जॉब प्रॉब्लम नहीं, मतलब जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को पास अनएम्प्लॉयमेंट क्या भारत के अंदर नहीं है? और जो इतना करोड़ों लोगों को खाना दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री, तो वो इसीलिए दिया जाता है ना क्योंकि वो नहीं कमा पा रहे, वो नहीं अपने आप को चला पा रहे। तो फिर इतनी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है भारत की, तो वो पब्लिक तक क्यों नहीं पहुंच रही? ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत डीप क्वेश्चन है। इसके ऊपर तो 50 इकोनॉमिक मॉडल है, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है। और क्योंकि हमारे यहाँ मैं हमेशा से ही सुनती आई हूँ कि पाकिस्तान और भारत में एक डिफरेंस ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान में पब्लिक अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता। भारत में गवर्नमेंट के पास पैसा होता है और पब्लिक के पास पैसा नहीं होता। आम पब्लिक ये पाकिस्तान में किसी अनइंटेलेक्चुअल ऑथर के द्वारा दिया गया कोई एक अजीब सा थ्योरी है, जैसे टू नेशन थ्योरी। आप देखें यूएन की रिपोर्ट है कि दो तरीके की पॉवर्टी होती है, एक्सट्रीम और एक नॉन एक्सट्रीम, ठीक है ना। पाकिस्तान एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट में उसने पिछले 10 साल में अपने लोगों को ज्यादा घुसेड़ा है। इवन नॉन एक्सट्रीम में भी उसके जो है लोग ज्यादा गए हैं। यानी टोटल अगर एक्सट्रीम और नॉन एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट यूएन का जो था वो आप मिला दीजिएगा, पाकिस्तान में 44% लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी के उसमें है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मोर पीपल हैव बिकम पुअर, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्री अगर आप इंडिया में तो इंडिया में मोदी जी ने 174 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला है। तो दे कैन नॉट बी कंपेयर एट ऑल। वो सोसाइटी जो भी कहे, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि क्या पर अगर हम वो दे रहे हैं 84 करोड़ लोगों को बैठा करके हम अगर अनाज खिला रहे हैं तो क्या गरीबी है? ऐसा नहीं होता। देखिए अगर आप किसी को फूड सिक्योरिटी कर दें तो वो फिर जैसे मान लीजिए मेरे घर में दाल चावल आ गया तो मेरा कुछ पैसा बचा, अब मैं उस बच्चे से अपने बच्चे की फीस ले सकता हूँ, अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज में भेज सकता हूँ। और अगर गवर्नमेंट के पास है, वो लोगों की जो जीवन है उसको बहुमूल्य। अब आज इंडिया जितना राइस प्रोड्यूस कर रहा है, जितना व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है, आप उसको अगर उसमें रखते हैं एफसीआई के गोडाउन में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गोडाउन में, उसको चूहे खा जाते हैं। तो आप उसको एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हो, बहुत सा गेहूं बचा रह जा रहा है, तो इससे अच्छा आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो अगर मान लीजिए किसान है वो 10,000 रुपए कमाता है
और गेहूं और चावल में उसको अगर पैसे नहीं लगते, या कोई मजदूर, मान लीजिए किसान की बात नहीं करे, कोई अगर डेली वेज सर का जरूरत से ज्यादा गेहूं आप उगाई क्यों रहे? जितनी जरूरत है उतना ही गेहूं होना चाहिए। बाकी तो एक्सपोर्ट तो सारी दुनिया करती है, हर कंट्री करती है। पाकिस्तान जैसी कंट्री जहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ से भी शुगर और कई चीजें जो है वो एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो नहीं, मेरे ये कहने का ये मतलब था कि अगर ज्यादा हो गया था इसलिए लोगों में फ्री दे दिया, तो मेरे घर का एड्रेस भी दे दें फिर। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी को फूड सिक्योर कर दें तो उसका जो पैसा बच रहा है, अगर वो लेबर है, वो बच्चों के स्कूलिंग पे डाल सकता है, बच्चों के पढ़ाई पे दे सकता है। ये तो अजम्पशन हो गया कि जो जिसको अगर फूड दे रही है गवर्नमेंट, तो वो जो है क्या सब्सिडी सिर्फ गरीब लोग लेते हैं? ये फूड सब्सिडी है ना, सब्सिडी अमीर भी लेते थे। हमारे यहाँ एक समय था कि गैस पे सब्सिडी मिलती थी, मोदी जी के आने पर लोगों ने वॉलंटरीली सब्सिडी छोड़ी हुई है। उसके बाद आप हमारे यहाँ जो किसान सर देख जो रहे नंबर हैं, आप लोग बताते हैं वो आधे से ज्यादा पॉपुलेशन है भारत की, जो मतलब आधी तो है ही। जो नंबर दिया जाता है कि इतने लोगों को राशन फ्री दिया जा रहा है, तो हम कह वो रहे तो पूरे इंडिया को राशन में अगर फ्री 80 मिले, करोड़ या 80 करोड़ मेरे ख्याल में बताया जाता है, 80 करोड़ के वो तो आसपास। कोविड का नंबर है, कोविड के ड्यूरेशन ये नंबर 80 करोड़ था। अभी उसको कितना अपडेट, मैं कह रहा हूं कि चलें 80 नहीं, वो 1.4 बिलियन लोगों को मिल रहा है। इसमें इससे गरीबी कहां झलकती है? आप अमीर हो तभी तो फ्री में बैठा के खिला रहे हो ना। ये कौन सी बात हुई कि अगर हम किसी को गवर्नमेंट बैठा, अमीर है ना, वही बात आ गई सर, गवर्नमेंट अमीर है, अरे पब्लिक लोग भी अमीर अमीर है नहीं ना। है। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई तुम अपना पैसा बाकी चीजों पे खर्च करो। देखिए, अगर एक बात समझिए, अगर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई नहीं होगा, अगर मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं जाकर के फैक्ट्री से प्रोड्यूस चीजें भी नहीं खरीद पाऊंगा, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो ये तो बिल्कुल बेवकूफी का आर्ग्यूमेंट है ना कि लोग 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनकी उनकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है। 80 करोड़ का मतलब हो गया वो करीब करीब 60-70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हो गया। 1.4 करोड़ अगर हम ले लें तो 70 करोड़ हाफ बनता है। तो उस हिसाब से ये करीब करीबन आप 70% 65% लोगों की बात कर रही हैं आप। तो अगर 65% तो लोगों यही पूछ की, रही हूँ, मैं भी तो यही समझना चाह रही हूँ कि क्या वो डिफरेंस है। आर्गुमेंट गलत है। ये आर्गुमेंट बहुत छिछोरा आर्गुमेंट है, या जो मुझे लगता है इंडिया में दिया जाता है, आपके हाथ से नहीं सुना मैंने, इंडिया में मैंने बहुत सुना है। गवर्नमेंट ने ये किया था कोविड के समय में, बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी, वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था उनके यहाँ, गवर्नमेंट के पास था, उन्होंने बांट दिया। अब अभी भी गवर्नमेंट क्या करती है हमारे यहाँ, चूंकि इलेक्टोरल बेनिफिट लेने के लिए इसको बंद नहीं कर रही है। गवर्नमेंट चाहे तो बंद कर दे, लेकिन अब ये है कि अब आपको फ्री में मिल रहा है तो आप छीन लेंगे, तो सामने वाली इलेक्शन जो पार्टियां भी ये कह रही है ना कि ये बैठा के खिला रहे, ये गरीब है, वही आके वादा करेंगे कि ये देखो तुम्हारा बंद किया फ्री राशन, हम देंगे इनसे। तो ये इलेक्टोरल वो पॉलिटिक्स है। बट अगर आप ये सोचिए कि 70% लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी है, क्योंकि वो मांग के खा रहे हैं या गवर्नमेंट उनको खिला रही है, तो आप समझिए कि इंडिया का 30% पॉपुलेशन जो बचता है वो इंडिया की इकोनॉमी रन कर रहा है। इंडिया की इकोनॉमी जो रन करती है उसको कहते हैं एमएसएमई, मिडिल मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, एक सेकंड, सॉरी मैंने आपको बीच में रोक दिया, थोड़ा वो इंटरनेट का इशू था। तो आप बता रहे थे मुझे कि आप लोग राशन जो देते हैं वो इसलिए नहीं देते हाँ, कि देखिए ये पब्लिक बहुत गरीब है। फुहड़ आर्ग्यूमेंट है। अगर आप कई फॉरेन कंट्रीज में जाएं जो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, सॉरी जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, वो तो बैठा करके खिलाती हैं, पैसे देती हैं वो लिटरली। आपके सऊदी अरेबिया में टैक्स नहीं लगता है, तो इसका क्या मतलब है कि वो लोग जो है वो गरीब हैं? अगर आप गवर्नमेंट भी अगर राशन प्रोक्योर कर रही है, चावल दाल प्रोक्योर कर रही है और उनको दे रही है लोगों को, तो इसका ये थोड़े मतलब है कि लोग गरीब है। यानी कि अगर सऊदी अरेबिया टैक्स नहीं ले रहा है या बहुत सी और जो सर्विसेज होती हैं वो उनसे नहीं लेता है, इसका क्या मतलब वो लोग भिखारी हैं, उनको पैसे दे रही है गवर्नमेंट? ऐसे नहीं होता भाई। देयर आर मेनी गवर्नमेंट्स जो कि उनके पास बहुत कैश रिच हैं, तो वो लोगों को, जैसे यूरोप में एजुकेशन फ्री है, हमारे पास राशन है, हमने राशन फ्री कर दिया। पूरे यूरोप में एजुकेशन फ्री है, तो हाँ एजुकेशन का है। हमारे यहाँ वो बच्चा, चाहे कोई भी गरीब का हाँ बच्चा हो या अमीर का बच्चा, उसको पैसे तो देने पड़ते हैं ट्यूशन फी। हम्म। तो अब आप ये कहिएगा कि अगर यूरोप में एजुकेशन फ्री है तो जी ये तो भिखारी लोग हैं, ये पैसे फीस के पैसे नहीं दे सकते, ये क्या मजाक है? गवर्नमेंट अगर राशन खरीद रही है किसान से तो उसको पैसे तो चाहिए। गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आ रहे हैं? वो टैक्स लेवी करेगी तब तो पैसे आएंगे, बिजनेस होगा तब तो लोग टैक्स देंगे। तो ये बड़ा ही गलत आर्ग्यूमेंट है कि जी 80 करोड़ को बैठा रही है तो ये सारे भूखे नंगे लोग हैं। नहीं, बल्कि ये रिच लोग हैं, इनको गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी देती है कि आप खाने के बारे में ना सोचे, आप बाकी चीजों पे पैसे खर्च करें। तो वो लोग जाते हैं मार्केट पे, बाकी चीजों पे खर्च करते हैं, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमी चलती है, डिमांड एंड सप्लाई चलता है, इंडस्ट्रीज चलती है।
लोगों के हाथ में कैश और होता है खर्च करने के लिए, वरना अगर वो चावल दाल पे खाने पे खर्च कर देंगे तो बाकी चीजों पे खर्च क्या करेंगे, तो इंडस्ट्री कम चलेगी आपकी। तो अगर गवर्नमेंट ने राशन प्रोक्योर कर लिया, सॉरी, अगर गवर्नमेंट ने ग्रेन्स को, फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, तो इसमें ये कहां से लॉजिक आ गया कि जी लोग भिखारी हैं, लोग गरीब हैं? ये तो बड़ा ही अजब है। जिसके पास जो है वो दे रहा है। गवर्नमेंट्स, कई गवर्नमेंट्स के पास है वो बैठा करके वो टैक्स नहीं ले रही हैं, कई गवर्नमेंट्स है वो फ्री एजुकेशन दे रही हैं, कई गवर्नमेंट्स है वो उनके यहाँ पे 4-4, 5-5 साल आपको महंगाई भत्ता मिल जाता है। कई अलग अलग लोगों की अलग अलग सोशल सिक्योरिटी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो मेडिकल भी फ्री कर रही है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5-5 लाख के इंश्योरेंस कार्ड दिए हुए हैं, गरीबों का जो है वो मेडिकल फ्री है। तो आप कहिए ये गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं? ऐसे नहीं होती भैया आर्ग्यूमेंट्स की। गवर्नमेंट की फैसिलिटी मिल रही है तो जो गरीब भिखारी हैं खाना भी नहीं खरीद सकते, इलाज भी नहीं करवा सकते, ऐसे नहीं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे क्योंकि इस किस्म की बातें सुनने में आती थी, इसलिए मैंने आपसे पूछा ताकि लोग एक बार इस चीज को क्लियर कर लें कि क्या वजह है कि इस तरह से फ्री राशन दिया जाता है। बाहर बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, और बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।